आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमैर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। आज सुबह शमशाबाद में जमीन खाली कराने की कार्रवाई के दौरान तनाव फैल गया, जिससे राजस्व अधिकारियों और किसानों के बीच झड़प हो गई। स्थानीय लोगों के विरोध के बावजूद प्रस्तावित बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए 50 एकड़ जमीन खाली कराने का काम हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड एसेट्स प्रोजेक्ट एजेंसी यानी हाइड्रा ने किया। खबरों के मुताबिक तेलंगाना सरकार बहादुरगुड़ा गांव में सर्वे नंबर 28 और 68 के तहत आने वाली जमीन का अधिग्रहण कर रही है। हाइड्रा और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारियों की मदद के लिए साइबराबाद पुलिस ने भारी सुरक्षा बल तैनात किया था। पूरे गांव में कड़ी पुलिस सुरक्षा थी और आज सुबह से ही बहादुरगुड़ा जाने वाली सड़कों पर आम ट्रैफिक रोक दिया गया था। सरकार के इस कदम का विरोध करते हुए किसानों ने बहादुरगुड़ा में धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे किसानों और उनके परिवार वालों ने कहा, हमें न्याय चाहिए, हम अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे और मांग करते हैं कि सरकार पट्टे जारी करे। लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी के पेपर लीक के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के आरोपों पर तेलंगाना बीजेपी के प्रवक्ता प्रकाश रेड्डी ने कहा कि विपक्ष नेता राहुल गांधी का यह कहना है कि पेपर लीक करने के लिए सिर्फ भारत में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, दुर्भाग्यपूर्ण है। टेक्नोलॉजी का विकास एक दिन की प्रक्रिया नहीं है। आपको टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा, उसमें सुधार करना होगा और लोगों की भलाई के लिए उसका इस्तेमाल करना होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, आदतें, आपकी जीवन शैली, ये सभी चीज़ें टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई हैं। पेपर लीक हजारों मुद्दों में से एक है और इस देश में कंप्यूटर सिस्टम आने से पहले भी पेपर लीक होते थे। जब भी ऐसी स्थिति आती है, सरकार वहां मौजूद होती है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि राहुल गांधी बिना जानकारी के ऐसे बयान कैसे दे देते हैं। इस तरह के बयानों से निश्चित रूप से कई समस्याएं पैदा होंगी। युवा संग्राम सदस्यों में बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के टी रामाराव ने जमकर राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जो पूरे देश में मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं, आपके उस वादे का क्या हुआ? 2 लाख नौकरियों के वादे का क्या हुआ? जॉब कैलेंडर के वादों का क्या हुआ? 4000 रुपए के बेरोजगारी भत्ता देने के वादे का क्या हुआ? हमारी बहनों को स्कूटी देने वाले वादे का क्या हुआ? युवाओं को 10 लाख रुपए का बिना ब्याज वाला लोन देने का क्या हुआ? तेलंगाना के युवाओं को आज सच्चाई का पता चल गया, वे जाग गए हैं। चलो जपता हूं ना, देश भर में मोहब्बत के दुकान के डिंडोरा फींटने वाले राहुल जी, क्या आपको याद है हैदराबाद और अशोकनगर चाय की दुकान याद है आपको? चाय पे चर्चा याद है कि नहीं? जहां आपने 3 साल पहले बेरोजगारों से झूठे कस्में आपने खाई, झूठे वादे किए, वहीं से जहां आपने एक तस्वीर लेके ट्विटर में डाल के हमारी युवा को बहकाया, तकदीर बदलने का वादा किया, जहां उन्होंने आपको पूरी तरह से तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा किया। याद है वो चाय का अड्डा अशोकनगर का? मैं राहुल जी से पूछना चाहता हूं, आज आपसे पूछते हैं राहुल जी, क्या हुआ आपका वादा? क्या हुआ 2 लाख नौकरियों का वादा? क्या हुआ जॉब कैलेंडर का वादा? क्या हुआ 4000 रुपया बेरोजगार भत्ते का वादा? क्या हुआ हमारे बहनों को स्कूटी देने का वादा? क्या हुआ युवाओं को 10 लाख इंटरेस्ट फ्री लोन देने का वादा? हम पूछते हैं राहुल जी, तेलंगाना युवा जान चुका है, जाग चुका है। आपका बनाया हुआ नॉमिनेटेड चीफ मिनिस्टर आज हमारे यहाँ के युवाओं के जॉब देने के बजाय दिल्ली में आपका जेब भर रहा है। दिल्ली में राहुल गांधी का जेब भर रहा है। तेलंगाना में नोटिफिकेशन नहीं है, पूरा का पूरा लूटिफिकेशन चल रहा है। इसलिए हर बेरोजगार की धड़कन चीख चीख कर कह रही है, आपकी मोहब्बत की दुकान नहीं है, धोखे का मकान है। 3 साल पहले कांग्रेस ने इसी जगह से यूथ डिक्लेरेशन किया था। आज इसी जगह से तेलंगाना का नौजवान कांग्रेस का डेथ डिक्लेरेशन लिखने के लिए तैयार है। राहुल जी, मैं आपसे कहता हूं, तेलंगाना और कर्नाटक में लगातार एसआईआर मुद्दे को लेकर बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है और उनका आरोप है कि एसआईआर जिस तरीके से होने चाहिए वैसे नहीं कराए जा रहे हैं। वही कर्नाटक सरकार ने भी साफ तौर पर अपनी बात रखी और कहा है कि जो नियम है उसके तहत ही एसआईआर कराए जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक बार फिर से तेलंगाना में एसआईआर को लेकर बीजेपी नेता जी किशन रेड्डी का बयान सामने आया है और उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए कई आरोप लगाए हैं। तेलंगाना प्रदेश में जो एसआईआर प्रक्रिया है, ये पूरा कांग्रेस पार्टी, तेलंगाना सरकार, पूरे तेलंगाना एडमिनिस्ट्रेशन को
जो इलेक्शन कमीशन में एसआईआर प्रक्रिया में काम कर रहे पूरे गवर्नमेंट स्टाफ को डराने के लिए प्रयास कर रहे। आपको ट्रांसफर करेंगे, किसका वोट निकालना नहीं चाहिए, जो घर घर को जाना नहीं चाहिए, एक जगह बैठना चाहिए, जितना फॉर्म्स लोग उनके पार्टी के देंगे फॉर्म्स को एक्सेप्ट करना, कोई सर्वे नहीं करना, कोई वेरिफिकेशन नहीं करना, ऐसा पूरे कांग्रेस पार्टी का एमएलए, कांग्रेस पार्टी का मिनिस्टर्स, मुख्यमंत्री सहित अधिकारियों के ऊपर दबाव डालने के लिए एसआईआर को जो आज गलत जो रूल्स है नाम्स के खिलाफ तेलंगाना सरकार काम करे। इस विषय पर मैं केंद्र इलेक्शन कमीशन से अनुरोध करना चाहता हूं, इसके विषय पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए, नहीं तो पूरा एसआईआर प्रक्रिया तेलंगाना में फैलने का उम्मीद है। बीजेपी एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वल्लूरी गंगाधर ने कहा कि कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आरएसएस के औपचारिक रजिस्ट्रेशन न होने को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता की बात का जवाब दिया। आरएसएस की स्थापना देश की सुरक्षा और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए की गई थी। कांग्रेस नेताओं ने इस संगठन पर 3 बार प्रतिबंध लगाने की कोशिश की है। कल अपना राजनाथ सिंह जी डिफेंस मिनिस्टर जी ने कहा था कि कुछ दिन पहले जो कांग्रेस के सीनियर नेता कहा था कि इसे आरएसएस को रजिस्ट्रेशन नहीं है, इसको 100 साल तक चला है, उसका रजिस्ट्रेशन का क्या ज़रूरत नहीं है कि रजिस्ट्रेशन का अलावा भी उसको कार्यकलाप कर रहे हैं बोल के वो बता रहा था। तो राजनाथ सिंह ने तो आपको सीधा सवाल का जवाब तो दे दिया है। जैसे सूरज ने अपने को ये चमकाना देने में उसको कोई रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। एक माँ एक बेटा को दूध देने में, पालन देने में उसको कोई रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। एक गंगा माता है जो नदी अपने को सबको साथ दे रहे हैं कि पानी ऐसे फैलते जा रहे हैं, उसको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। ऐसे होता है कि आरएसएस का सिस्टम, तो हमने ये आरएसएस ने ये 1925 में ऐसे अपने हेडगेवार साहब ने सितंबर 27 तारीख को उस दिन जो दशहरा के दिन में इसको प्रारंभ किया है। अब से लेके अभी तक तो 2025 यानी 2025 में उसका 100 शतक पूरा करके अभी 101 साल में हम आ गए हैं। जो एक शाखा जो प्रारंभ हुआ था कि हेडगेवार के साथ 5 लोगों के साथ, अभी ऐसे शाखा विस्तरण करते 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 अब देश विदेश नहीं, आज पूरा विश्व में जो 40,000 से बढ़ के शाखा निबंधन कर रहे हैं। तो आपको आरएसएस के बारे में ये नहीं पता है कि हमने देश को बचाने के लिए और हिंदू धर्म परिरक्षण के लिए तो आरएसएस ने बनाया गया। आपका कांग्रेस लोगों नेता ने इसको 3 बार बैन के लिए कोशिश किया है। एक बार 1948 में ऐसे गांधी जी का जो हत्या के समय में भी इसको बैन किया गया और बाद में 19 केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने विजयवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर नए एयर ट्रैफिक सर्विलेंस सेंटर का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने बहुप्रतीक्षित नई इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग के निर्माण कार्य का भी जायजा लिया, जो अब अपने अंतिम चरण में है। इसे अगले 3 महीनों के भीतर पूरा करने और पूरी तरह चालू करने का लक्ष्य रखा गया है। बीजेपी प्रवक्ता शेख बाजी ने कहा कि पंजाब में सुधार की जरूरत है, खासकर मुख्यमंत्री भगवंत मान के बेईमानी रवैये को देखते हुए। आम आदमी पार्टी में जबरदस्त बदलाव आया है। इसने खुद को इंदिरा गांधी की विरासत से जोड़ा लिया है, जिन्होंने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में गोलीबारी का आदेश दिया था, जिसने पंजाब की वैचारिक दिशा चिंताजनक रूप से बदल गई। पंजाब में सुशांत के लिए सुधार करना चाहिए। जिस पंजाब में कट्टर बेईमान भगवंत जी मान बन गया है, आप पार्टी ऐसा बदल गया है। जब पुराना में अमृतसर स्वर्ण देवालय पे गोलीबारी करने वाली इंदिरा गांधी ने राज अधिकार दिया है, जिसे पंजाब का विचारधारा सोच में बदलना जरूरी है, जिसके बारे में भारत देश के बारे में सोचना जरूरी है। आपका गवर्नमेंट आने के बाद, अधिकार आने के बाद जो वीआईपी लोग रहेगा उसमें कम करने में सिद्धू मूसेवाले की जब जमाने में 2022 में मई 20/8 में फायरिंग किया है, उनका बारे में उनके गोली चलाया है। गोली चलाने में उन भी इंतहाल हुआ है। जब देखते हैं आज ये एक मादकर अड्डा जैसा बन गया है पंजाब ने। पंजाब में मूल लोग देखते हैं जिस देश के संबंध नहीं है, जिसके खालिस्तान बनाने के लिए कोशिश कर रहा है, जिसके एक विभाजनवादी विचारधारा इसका परंपरा चलते हैं, जो पंजाब को बचाने के लिए, जो पंजाब में रहने के लिए
इससे पहले हम अंकिता शर्मा का 2020 में चलाए है, जो उसमें लड़िया में उनका जान भी खींचा है। जिसी लोग आप में चलते हैं। संसद में कावेरी मुद्दे पर चर्चा करने की डीएमके की मांग पर कर्नाटका के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि वे मांग करेंगे, कोई बात नहीं, हम भी मांग करेंगे। मैं भी दिल्ली जाऊंगा और अपने सांसदों से कहूंगा कि वे सबके सामने तथ्य रखें। कावेरी का मुद्दा जो भी हो, यह हमारा अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि यह सेंट्रल वाटर कमीशन पर निर्भर करता है। मेघादातु प्रोजेक्ट से तमिलनाडु को फायदा होता है, कर्नाटक को नहीं। मैं यह बात बिल्कुल साफ कर दूंगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज जंतर मंतर पर क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की और सरकार पर असहमति जताने वालों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। एक्स पर एक पोस्ट में खड़गे ने कहा कि सरकार ने किसी को नहीं बख्शा है, चाहे वे किसान हो, छात्र हो, दलित हो, आदिवासी हो या जनहित के मुद्दे पर आवाज उठाने वाले प्रदर्शनकारी हो। उन्होंने कहा कि चाहे प्रोफेसर जीडी अग्रवाल हो, जिन्होंने मां गंगा को बचाने के लिए 111 दिनों तक आमरण अनशन किया, या हरियाणा के ओलंपिक पहलवान हो, चाहे हमारे 750 किसान हो, दलित हो और आदिवासी हो, या फिर पेपर लीक की भेंट चढ़े 25 बच्चे और उनके परिवार हो। इस जालिम सरकार ने किसी को नहीं बख्शा है। उन्होंने आगे कहा कि उनकी नज़र में कोई भी आवाज़ उठाता है वह देशद्रोही या परजीवी है। खड़गे ने जंतर मंतर पर हुई घटनाओं को लेकर लोकतंत्र और संविधान पर कहा कि संविधान पर एक और काला धब्बा बताया। खड़गे ने स्टूडेंट्स को इको आंदोलन के बारे में भी बात की और कहा कि स्टूडेंट्स इको की गूंज कोटा और देहरादून से शुरू हो चुकी है, यह निश्चित रूप से दिल्ली तक पहुंचेगी। सोनम वांगचुक को वहां से ले जाया गया। उसके बाद से देश की सियासत लगातार गर्माती जा रही है और सभी नेताओं के उन मामले पे प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। एनसीपी के 2 गुटों के विलय की खबरों पर कांग्रेस नेता नाना पटोले ने कहा कि मैंने कल खुद जयंत पाटिल से बात की थी। उन्होंने कहा कि वे पार्टी नहीं छोड़ेंगे, वे इंडिया गठबंधन के साथ ही बने रहेंगे। उन्होंने मुझे यही बताया, ये सब सिर्फ अटकलें हैं। जब उन्होंने ऐसा कहा है तो मुझे नहीं लगता कि इस पर और चर्चा करने की कोई ज़रूरत है। चूँकि यह सिर्फ अटकलबाजी है, इसलिए हमारे लिए इसमें पढ़ने का कोई कारण नहीं है। चाहे मामला अजीत पवार गुट का हो या शरद पवार गुट का, ये पार्टी के अंदरूनी मामले हैं। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को इन बातों को लेकर परेशान होने की कोई ज़रूरत है। मीडिया में हम देख रहे हैं, मैंने खुद कल जयंत पाटिल से भी बात किया। जयंत पाटिल का बोल रहे थे कि हम नहीं जाएंगे, हम इंडिया में ही रहेंगे, इंडिया गाड़ी में ही रहेंगे, ऐसा उस तरह से उन्होंने मेरे से बात की। ये सिर्फ चर्चा है, ऐसी बात उन्होंने मुझसे कही है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जब ये चर्चा ही है तो इस पर ज़्यादा डिस्कशन करने का कोई कारण नहीं बनता। देखो, मैं जब ये चर्चा ही है तो इसमें हमें कोई पढ़ने का कोई कारण नहीं है। और मुझे लगता है कि जब खुद जयंत पाटिल ने मुझे कहा है कि हम लोग ये सिर्फ अफवाह है, और अफवाह होने की वजह से इस पर मुझे लगता है कि हम लोगों ने डिस्कशन कोई करना चाहिए, ऐसा मुझे नहीं लगता। इसलिए मैं अजीत पवार गुट हो या शरद पवार गुट हो, इनके पार्टी का अंतर्गत मामला है, उसमें कांग्रेस बहुत ज़्यादा माथापीछी कर रही है, ऐसा मुझे नहीं लगता। सर, टीएमसी के जो यूसीसी बिल पर जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना सैयद अरशद मदनी ने कहा कि संविधान हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने और आज़ादी से अपनी आस्था को मानने व उसके बारे में बात करने का अधिकार देता है। हमारे संविधान के तहत यह अधिकार पूरी तरह सुरक्षित है। चाहिए जो किया जा रहा है वो गलत है, गलत है, गलत है। अगर उसके अंदर कोई चीज़ गलती की है भी, मान लीजिए पहले तो सुप्रीम कोर्ट तक ये फैसला हो, उसके बाद ये समझना कि उसको गिरा दिया जाए, ये गलत है, आप उसके ऊपर जुर्माना आयद कर दीजिए, वो उस जुर्माने को करेंगे। ये जुर्माना आयद करना ये भी गवर्नमेंट का एक कानून है। अगर किसी ने अपने मकान या किसी बिल्डिंग या किसी इमारत के को गैर कानूनी तरीके कब्र बनाया है तो उसका सिर्फ एक सबब यही नहीं है कि आप उसे गिरा दें, जबकि हज़ारों लड़के उसके अंदर पढ़ते हैं और वो तालीम हासिल करते हैं, तो उसकी हिफाजत करनी चाहिए। अपने कानून की आप हिफाजत करते हुए आप उसके ऊपर जुर्माना आयद कर देंगे, हो सकता है, लेकिन आप उसको ये कह करके 38 इमारतों को हज़ारों करोड़ के रुपये से बनी हुई उसको गिरा दें, ये गलत है। वही फिरका परस्ती है, कोई न।
साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं होता है समाप्त। मुझे दी इजाज़त, बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।